हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्ट्राकम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं निश्चय बैच में फिनॉल्स की लेक्चर 1 के बारे में। कोशिश करूंगा कि फिनॉल्स आज ही खत्म हो जाए, लेकिन फिनॉल्स थोड़ा सा बड़ा है। अगर लेक्चर ज़्यादा लंबा होगा तो इसे 2 पार्ट में ब्रेक कर देंगे। कोई घबराने की ज़रूरत तो वैसे भी नहीं है। 90 डेज़ का प्लानर रिलीज़ हो चुका है। 100% टारगेट है। बिल्कुल उस वीडियो को ज़रूर देख लो और एंड तक देखना, पूरी बात मेरी समझ में आ जाएगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पिछली क्लास में हम लोगों ने अल्कोहल पूरा कंप्लीट किया था और उससे पहले हम लोग अल्काइल हैलाइड और हाइड्रोकार्बन्स पूरा कर चुके हैं। और जीओसी के प्लानर में, अगर जीओसी को अगर तुम ध्यान से देखोगे, प्लानर पे मैंने शीट दी है कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। 186 क्वेश्चन आए हैं पिछले 5 साल में, हाईएस्ट इन जीओसी एंड आइसोमेरिज्म। तो जीओसी और आइसोमेरिज्म का वेटेज बहुत है। अगर तुम लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो जीओसी और आइसोमेरिज्म देख के आगे आओ तो फिर ज़्यादा आराम मिलेगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मैं यार बहुत जुगाड़ से नहीं पढ़ा पाऊँगा, है ना। शायद इसीलिए मतलब लोग कम देख पाते हैं कि लोगों को रॉकेट चलाना है, एक दिन में सारी केमिस्ट्री सीखनी है। वो मेरे से होगा नहीं, मतलब मेरे पैटर्न को, मेरे या स्टाइल को सूट नहीं करता, है ना। मेरे को रॉकेट चलाना नहीं आता। मैं तसल्ली से बिल्कुल तुम्हें इंटरेस्ट के साथ पढ़ाता हूँ, आराम से, जिससे तुम्हें मेरी बात पूरी समझ में आ जाए और हर तरह का सवाल तुमसे लगे, मेंस ही क्यों एडवांस भी लगे। एडवांस के टाइम पे हम लोग थ्योरी थोड़ी पढ़ रहे होंगे, एडवांस के टाइम पे हम लोग केवल प्रॉब्लम लगा रहे होंगे बढ़िया बढ़िया। या 15 नवंबर के बाद जो मैं कह रहा हूँ प्रॉब्लम सीरीज़, वो भी आएगी, वो लगाएंगे हम लोग। हम क्यों इसमें जूझेंगे, है ना। तो वही करेंगे। तब तक के लिए जीओसी और आइसोमेरिज्म पूरी देख के रखो। जितना पढ़ा रहा हूँ उतना अच्छे से पढ़ लो। मेरा प्रॉमिस ये है कि 15 नवंबर तक सारा कोर्स ख़त्म कर दूंगा। दिवाली से पहले, 14 नवंबर को दिवाली है, 15 नवंबर से पहले पहले सारा कोर्स निपटा दूंगा। चाहे एक दिन में 2 लेक्चर देने पड़े, स्पीड अप तो करना ही पड़ेगा, है ना। पी ब्लॉक के सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, डी ब्लॉक के सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, उन्हें ज़रूर देखते रहो। और मैंने तरीका बताया है कि कैसे देखना है, मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है, और कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है, कैसे PYQs करने हैं, सब कुछ बताया है वीडियो में, वो देख लो जाकर, ठीक है ना। हम लोगों को कहाँ पे नोट्स मिलते हैं अपने जाके? नोट्स हमें मिलते हैं डेक्स्ट्राकैम्प.in पे। बैच पे क्लिक करेंगे, जो लोग पहली बार आए हैं उनके लिए, कि अध्याय बैच पे जाके या निश्चय बैच पे जाके क्लिक करोगे, लेक्चर नंबर पे क्लिक करोगे। और लेक्चर है क्योंकि अपलोड करने में थोड़ा सा मेरे को टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो कोशिश ये करो कि मेरे साथ साथ लिख लो लेक्चर, तभी फ़ायदा है। और लेक्चर नोट्स को बाद में मैं अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ, डेली की डेली अपलोड हो जाए, है ना। अब बात करते हैं फिनॉल्स की। आज राइटिंग मेरी समझ में आ जाती है आसानी से, इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं वैसे। तो फिनॉल्स में फिनॉल का फॉर्मूला तो हम जानते हैं क्या होता है, कि बेंजीन के ऊपर OH लगा दो तो इसे हम कहते हैं फिनॉल। फिनॉल के कुछ कॉमन नेम्स हमें पता होने चाहिए, क्योंकि वो पेपर में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। अगर तुम्हें मान लो कॉमन नेम ही नहीं पता हुआ तो सवाल तो तुम नहीं लगा पाओगे, ये तो गारंटी है ना। जैसे फिनॉल के साथ अगर हम OH एक ऑर्थो पोजीशन पे लगा दें तो इसका नाम कमेंट करके सब लोग बताएंगे कि क्या होता है। मैं लिख देता हूँ, लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताना कि लिखने से पहले, है ना। कैटेकॉल। चलो मैं पहले सारे ड्राइंग बना देता हूँ, फिर तुम नाम इकट्ठे लिखते जाओ फटाफट, फिर मैं लिख दूंगा नाम, देखते कितने सही होते हैं। कमेंट जरूर करना होता है जिससे कि पता लगे कि यू आर टेकिंग इंटरेस्ट और नॉट। तो अभी तक कमेंट कर दिया होगा तो मैं इसका नाम लिख देता हूँ। इसका नाम क्या है? इसका नाम है रिसोर्सिनॉल, और इसका नाम है क्विनॉल। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। अब OH तो लग गया, अब OH के साथ क्या लगा दें? ऑर्थो पे CH3 लगा दें, मेटा पे CH3 लगा दें, या पैरा पे CH3 लगा दें। ठीक, तो इसे कहते हैं क्या? ऑर्थोक्रिसॉल। कमेंट लगातार आने चाहिए। ये क्या हो गया? मेटा क्रिसॉल। M क्रिसॉल लिख दें तो मेटा समझ जाओगे भाई लोग, बिल्कुल समझ ही जाओगे। ये तो हम लोग नॉमेनक्लेचर में सारी बातें कर चुके हैं, थोड़ी थोड़ी करनी है, वो तुम समझ जाओगे आसानी से, है ना। तो ये पैराक्रिसॉल आ गया। ठीक, और जिन लोगों के व्यूज़ आते हैं वो तुम जानते हो व्यूज़ कैसे आते हैं। मेरे यूट्यूब मेरी एल्गोरिथम को तो नहीं पकड़ पाएगा। व्यूज़ के लिए आते हैं व्यूज़, जिनके आते होंगे भाई पता नहीं कैसे आते हैं, लेकिन जिस दिन लोगों को यूट्यूब पे ये समझ में आने लगेगा कि क्वालिटी कंटेंट B की वैल्यू है तो उस दिन व्यूज़ आएंगे ज़रूर, हमें पता है।
अगर हम इसे CHO यहाँ पे लगा दें तो इसका नाम होता है सैलिसिल एल्डिहाइड। सैलिसिल, अरे सैलिसिल है यार, सैलिसिल एल्डिहाइड। ठीक, फिर अगर यहाँ पे OH के साथ हम क्या लगा दें, COH लगा दें तो इसका नाम सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। ठीक, अगर हम यहाँ पे OH के साथ एस्टर बना दें, OCH3 लगा दें तो इसे कहेंगे मिथाइल सैलिसिलेट। क्या कहेंगे, मिथाइल सैलिसिलेट। देखो इतने कॉमन नेम तो तुम्हें पता ही होने चाहिए, कमेंट करके ये बताना कि कितने पता थे। मिथाइल सैलिसिलेट को ही प्यार से कहते हैं ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। ठीक है, इसे ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन भी कहते हैं। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो OH के साथ यहाँ पे क्या लगा दें, OH हटा दें, अब इसका एक डेरिवेटिव बना लेते हैं और यहाँ पे COCH3 लगा देते हैं और यहाँ पे COH रखते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाता है, इसका नाम है एस्प्रिन, जो डिस्प्रिन की बहन है। पेरेंट कंपाउंड तो एस्प्रिन ही होता है डिस्प्रिन में, जो पेन किलर है। ठीक, ये क्या है, एस्प्रिन क्या है, पेन किलर है। पेन किलर भी है और ब्लड की वेस्कोसिटी भी कम करती है। जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं उन्हें एस्प्रिन ही दी जाती है। ठीक, ये OH है और यहाँ पे क्या आ गया, एक OH और एक और OH। इसका नाम तो सब लोग बताएंगे ही कि ये हम लोग कई बार ही लिख चुके हैं, पायरोगैलॉल है ये, पायरोगैलॉल है। ठीक, पायरोगैलॉल क्या करता है, ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब्स ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है पायरोगैलॉल। ठीक, और इसके अलावा अगर एक और लिखना चाहो तो और लिख लो, जो कॉमनली यूज़ होता है। मैं केवल वही लिख रहा हूँ, सारे तो लिखना पॉसिबल ही नहीं है, तो मैं सारे नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन जो जनरली यूज़ होते हैं वो लिख रहा हूँ। इसका नाम तो सब लोग बता ही देंगे कि इसका नाम क्या है, इसका नाम पिक्रिक एसिड है। कॉमन नेम लिख रहा हूँ, ध्यान रखना। इसका नाम क्या है, पिक्रिक एसिड है इसका नाम। ठीक, इसका नाम पिक्रिक एसिड है। ठीक, अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन फिनॉल्स की करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कौन सा प्रोसेस है, डॉस प्रोसेस है, जो हम लोग लिख चुके हैं, जिसकी मैकेनिज्म भी हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर से लिख देता हूँ अगर तुम भूल गए हो। डॉस प्रोसेस में क्या किया था हम लोगों ने, क्लोरोबेंजीन ले ली थी, याद आ रहा, क्लोरोबेंजीन ली थी और इसकी रिएक्शन किससे करा दी थी, फ्यूज्ड NaOH के साथ हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर ले लिया था, तो इससे OH बन गया था। सिंपल है ये रिएक्शन, तो बिल्कुल आसानी से लिख जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा तरीका है फ्रॉम रिएक्शन ऑफ डायजोनियम क्लोराइड, तो लिख लेते हैं फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात, ठीक है। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ क्या होता है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड हम लोगों ने बनाया कैसे था, याद आ रहा कि NH2 की रिएक्शन एनिलीन की रिएक्शन किससे कराई थी, जल्दी बताओ, कमेंट करके लिखो जल्दी से कि NaNO2HCl से कराई थी, 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में NaNO2 से कराई थी और 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लिया था। तो क्या बन गया था यहाँ पे, ये बन गया हमारा बेंजीन। मैं रिपीट इसलिए लिख रहा हूँ जिससे तुम्हें याद हो जाए। ये क्या बन गया, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बन गया। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बन गया। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी लिखी थी कि वाटर के साथ अगर हम इसे हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, तो फिनॉल बन जाएगा।
वाटर के साथ हीट करेंगे तो फिनॉल बन जाएगा। ठीक, अब अगला लिख लेते हैं, फ्रॉम डीकार्बोक्सिलेशन, फ्रॉम डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ व्हाट, ऑफ सैलिसिलिक एसिड। अगर हम सैलिसिलिक एसिड यानी कि अब देखो, अब सीधे से क्वेश्चन आया कि द डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड गिव्स। अब तुम्हें सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला ही नहीं पता है तो फिर तुम क्या ही लिखोगे। सवाल कितना आसान है, लेकिन सैलिसिलिक एसिड हमें पता है क्या होता है कि ऑर्थो पे क्या लगा देते हैं, फिनॉल के COH ग्रुप लगा देते हैं, या ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी कह सकते हैं उसे हम लोग। तो क्या है, सैलिसिलिक एसिड ले लिया। सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन किससे कराएंगे, सोडा लाइम से करा देंगे। NaOH और CaO के साथ हीट करेंगे तो ये क्या है, ये सोडा लाइम है। तो इससे क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा, CO2 बन जाएगी, और CO2 और NaOH मिलके क्या बना देंगे, Na2CO3 बना देंगे। फिर इसके अलावा डिकार्बोक्सिलेट करने का एक और तरीका है Br2 वाटर। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। Br2 वाटर क्या करता है कि फिनॉल को डिकार्बोक्सिलेट तो कर देता है सैलिसिलिक एसिड को, और OH बनाता है, लेकिन जो Br2 वाटर सोल्यूशन में बचा है वो इसे ट्राई सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि फिनॉल के साथ साथ क्या बन जाएगा, ट्राई ब्रोमोफिनॉल भी बन जाएगा। ये एक समस्या की बात है, लेकिन ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज़ करा जा सकता है। ये कैसा है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक, अगला मेथड है फ्रॉम क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। नेक्स्ट इज, हम लोग स्टार ही बना रहे हैं ना सब पे, गुड। नेक्स्ट इज फ्रॉम क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड से कैसे बनाएंगे, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, ये मेथड बेस्ट मेथड है। पहले तो ये बात हमें पता होनी चाहिए कैसा है, बेस्ट मेथड है। ठीक, इससे यील्ड मैक्सिमम आती है, इसलिए बेस्ट मेथड है। कैसे करेंगे, तो पहले हम बनाएंगे क्यूमीन। क्यूमीन होती क्या है, बेंजीन की रिएक्शन हम किससे कराएंगे, एल्कीन से कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ H3PO4। तो इससे बन जाएगी क्यूमीन। H+ अटैक करेगा, कार्बोकैटायन बनेगा और क्यूमीन बन जाएगी। ये क्या बन गई, क्यूमीन। क्यूमीन इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन इज कॉल्ड क्यूमीन। क्यूमीन की रिएक्शन ध्यान से देखना भाई, क्यूमीन की रिएक्शन किससे कराते हैं, क्यूमीन की रिएक्शन O2 से कराते हैं। 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करते हैं, तो इससे क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बन जाता। उल्टा बना दिया यार, क्या बन जाता, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बन जाता। क्या बन जाता है, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। इसका नाम क्या है, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड की रिएक्शन जब H2SO4 से कराई जाती है तो इससे फिनॉल बन जाता है और एसीटोन बन जाता है। रिएक्शन का प्रोडक्ट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से याद होना चाहिए, तो मैं बिल्कुल और मैकेनिज्म में आगे बताने जा रहा हूँ, तो उसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिनॉल में टाइम लगेगा थोड़ा यार, बड़ा हो सकता है 2 पार्ट में ही हो पाए, बहुत बड़ा लेक्चर करने का कोई सेंस बनता नहीं है ना, तो 2 पार्ट में ही करने की कोशिश करेंगे या फिर देखते हैं, है ना, क्योंकि काफ़ी सारी रिएक्शन लिखनी है मेरे को। तो इसकी मैकेनिज्म लिखते हैं भाई। मैकेनिज्म कौन सी स्टेप की लिखेंगे, फ्रॉम क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड टू फिनॉल। ठीक, तो ये मान लिया कि क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड हमें ईश्वर ने बना के दे दिया है या हमने बना लिया है, और H+ की रिएक्शन हुई। अब देखो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये इस H+ पे अटैक करेंगे, ये इस H+ पे अटैक करेंगे तो क्या बन जाएगा, बहुत तसल्ली से देखना, लोगों को पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, ऑर्गेनिक में एरो लगाने नहीं आते हैं। OH2+ हो गया, ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ पे आया
तो ये पीएच माइग्रेट करके यहाँ आया और ये निकल गया। ठीक, तो पीएच माइग्रेट कर गया यहाँ पे। जब पीएच माइग्रेट किया तो बना क्या, देखना जरा ध्यान से कि CH3 CH3 डबल बॉन्ड O प्लस यहाँ पे पीएच आ गया। अब देखो तुम्हें कॉमन सेंस ये तो लगाना था कि हमें सीसी बॉन्ड को तोड़ के CO बॉन्ड बनाना था, तो जुगाड़ लगा के कुछ भी क्या करेंगे, लॉजिकली चलेंगे और हम पीएच को ऑक्सीजन तक माइग्रेट करा के ले गए। अब हमारे पास वाटर भी है, क्योंकि H2SO4 डाला तो एक्वस मीडियम होगा, इस पर अटैक कराया, ये इधर आ गया, तो क्या बन गया CH3 CH3 OH2 प्लस O दिस, ये इससे H प्लस ले लेगा IMPT से, ये इससे H प्लस ले लेगा किससे, IMPT से। IMPT मतलब सब लोग जानते हैं, कमेंट करके बताओ कि पता है ना IMPT का मतलब। IMPT का मतलब इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर। ठीक है, इसने प्रोटॉन ले लिया तो क्या बन गया, ये बन गया CH3 CH3, और यार ऐसे नहीं लिखे, वैसे लिखे तो मैं अच्छा लगेगा देखने में ना, इसे लिखते CH3 OH प्लस। अब देखो फिनॉल एज ए लीविंग ग्रुप जाता हुआ दिख रहा है, अगर हम ऑक्सीजन को इधर भेज दें तो ये OH प्लस बन जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा CH3 प्लस, ये फिनॉल बन गया। अब क्योंकि मीडियम एसिडिक है तो यहाँ पे -H प्लस लिखने में कोई बुराई नहीं है, आसानी से लिखा जा सकता है, तो बन जाएगा क्या CH3CO CH3। ठीक है, आसानी से बात समझ में आ जानी चाहिए, कोई इसमें दिक्कत की बात तो है ही नहीं कहीं से कहीं तक। ठीक है, पहले हमने क्या किया, बाहर वाले फिनॉल से जो ऑक्सीजन लगा था उससे हटाया, क्योंकि वाटर एज ए लिविंग ग्रुप लीव कर सकता है। फिर पीएच का माइग्रेशन कराया, फिर वाटर का एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करा दिया कार्बोनिल कार्बन पे, और फिर हमने क्या करा, IMPT कराया, और IMPT कराने के बाद फिनॉल को लीव करा दिया। ठीक है, आसानी से बात समझ में आ जानी चाहिए। ठीक, अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल की। ठीक, तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन इतने ही थे, ज़्यादा परेशान होने की तो दिक्कत मतलब ज़रूरत ही नहीं है। ही डाल लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, फिनॉल्स की प्रॉपर्टी अगर हमें देखनी है तो पहले लिख देते हैं फॉर्मेशन ऑफ एस्पिरिन। फॉर्मेशन ऑफ एस्पिरिन साथ साथ लिखोगे तो तुम्हें बहुत सारा लगेगा, ये गारंटी है मेरी। ठीक, फॉर्मेशन ऑफ एस्पिरिन कैसे देखेंगे कि हमने फिनॉल ले लिया और यहाँ पे क्या ले लिया, सैलिसिलिक एसिड ले लिया, इसकी रिएक्शन हमने किससे करा दी, एसिटिक एनहाइड्राइड से करा दी। किससे कराई, एसिटिक एनहाइड्राइड से, इन प्रेजेंस ऑफ H3PO4, और इसे हीट किया तो इससे क्या बन जाएगा, OCOCH3 बन जाएगा और COOH बन जाएगा। तो ये एस्पिरिन बनाने का तरीका है, NCERT में दिया हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा जाता है। ठीक है, तो ये एस्पिरिन बन गई, इसमें ज़्यादा कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर दिमाग लगाना चाहो तो मैकेनिज्म भी लिख सकते हो। देखो ऑक्सीजन का लोन पेयर गया होगा, इस पर अटैक किया होगा, ये ऊपर गया, नीचे आया और एसिटेट को निकाल के किनारे कर दिया, क्योंकि वो लिविंग ग्रुप था। ठीक, आसानी से बात समझ में आ जानी चाहिए। नंबर 2 है शॉर्टन-बॉमन रिएक्शन। शॉर्टन-बॉमन रिएक्शन जेई ने मेंस में 2013 में नेम पूछा था, नाम पूछ लिया था जेई मेंस ने, सीधे रिएक्शन लिख के दी थी, प्रोडक्ट लिख के दिया था और नाम पूछा था कि नाम क्या होगा इस रिएक्शन का, तो मैं नाम बताना है, इसलिए मैं नाम भी बताता जा रहा हूँ। इसका नाम शॉर्टन-बॉमन है। शॉर्टन-बॉमन रिएक्शन, शॉर्टन-बॉमन रिएक्शन में क्या है, फिनॉल की रिएक्शन PHCOCl से करा दें, अगर बेंजोइल क्लोराइड से करा दें इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो क्या होगा, आंसर सीधे लिख सकते हैं इसका हम लोग, HCl निकाल देंगे, HCl निकाल देंगे और क्या बन जाएगा, ये
इधर पी एच बन जाएगा। अगर मैकेनिज्म लिखना चाहो तो NaOH क्या करेगा, इससे H ले लेगा। अगर H NaOH ने ले लिया तो क्या बन गया, देखो O माइनस और Na प्लस बना। ये O माइनस इस पर अटैक कर देगा, ये ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा और इसे निकाल देगा। ठीक, तो सीधे क्या बन जाएगा, ठीक है, सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत की बात तो आनी नहीं चाहिए। ठीक, नंबर 3 एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एक इम्पॉर्टेंट मतलब IIT ने कम से कम 2 या 3 बार पूछी है ये रिएक्शन। इसका नाम है क्या, क्लेजन रीअरेंजमेंट। क्लेजन रीअरेंजमेंट। क्लेजन रीअरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। IIT ने कम से कम 2 या 3 बार पूछी हुई है और बैक टू बैक पूछी है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। मैं इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूँ इसे, तो लिख लेते हैं। व्हेन एराइल एलाइल ईथर्स, कौन, एराइल एलाइल ईथर, मुंह मत फंसाना अपना, ठीक है ना, मतलब सोचो जीभ फंस रही है बोलने में, एराइल एलाइल ईथर, ठीक, आर हीटेड when aryl allyl ether are heated at about 200 degrees centigrade in absence of any catalyst, मतलब कैटलिस्ट की भी ज़रूरत नहीं है। it undergoes rearrangement to form orthoallyl phenols। क्या बना रहे हैं, ऑर्थोएलाइल फिनॉल बना रहे हैं। कौन, एलाइल एराइल ईथर आर हीटेड अबाउट 200 डिग्री सेंटीग्रेड। ये 2 बातें ध्यान रखने की हैं, 3 बातें, इन्हें मैंने हाईलाइट कर दिया। तो रिएक्शन कैसे लिखेंगे भाई, रिएक्शन ऐसे लिखेंगे कि पहले हमने ले लिया क्या, पहले हमने लिया एराइल, ईथर बनाना था तो फिर हमने लिया एलाइल, तो ये क्या हो गया, एलाइल एराइल ईथर। इतना ग्रुप क्या है, ये है एलाइल और ये है एलाइल एराइल, सॉरी, तो एक एराइल हो गया, एक एलाइल हो गया, तो ये एराइल एलाइल ईथर है। ठीक, रिएक्शन क्या कर रही है कि जब इसे हम हीट करते हैं 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो बेसिकली ये क्या होता है, ये रीअरेंज होता है और फिनॉल बना देता है, ऑर्थो पे लग जाता है एलाइल ग्रुप। ठीक, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड अ पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। इसे क्या कहते हैं, पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। ये क्या है, पेरीसाइक्लिक रिएक्शन है। ये नॉर्मली नहीं होती हैं, इनमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता। पेरीसाइक्लिक रिएक्शन जनरली ट्रांजिएंट स्टेट के थ्रू जाती हैं, तो ये पेरीसाइक्लिक रिएक्शन है। अब इसकी मैकेनिज्म देखनी है, बहुत आराम से देखना भाई, मुश्किल बात है, मैकेनिज्म की बात करनी है, मैकेनिज्म की बात। और यार जो अल्कोहल और उससे पहले अल्काइल हैलाइड का होमवर्क है, उसकी भी एक क्लास पेंडिंग चल रही है, वो भी एक दिन लेके आता है। बहुत सारा पेंडिंग है ना, इतना काम है ना, बहुत ही ज़्यादा। कहीं एनटी हमारा सिलेबस भी कम ना कर दे, कम कर दे तो खुशी की बात, सरफेस बरफेस गंदे गंदे टॉपिक हट जाएंगे, है ना। तो हमने मान लिया कि हमारे पास एलाइल एराइल ईथर है, ठीक। जब हम हीट करते हैं इसे तो होता क्या है, ऑक्सीजन का लोन पेयर इधर रेजोनेंस करके आया, देखना भाई ध्यान से, 1, इसने इस पर अटैक किया 2, ये ऊपर गया 3 और ये बॉन्ड टूट के इधर आ गया 4। ठीक है, तो हुआ क्या, जरा ध्यान से, कि जो बॉन्ड इंटैक्ट थे उन्हें इंटैक्ट रहने दिया, ऑक्सीजन का बॉन्ड इंटैक्ट था,
ये बॉन्ड हमें टूटता हुआ दिखाई देगा, एक नया बॉन्ड यहाँ बनता हुआ दिखाई देगा, ये बॉन्ड हमें टूटता हुआ दिखाई देगा, ये बॉन्ड बनता हुआ दिखाई देगा, ये बॉन्ड बनता हुआ दिखाई देगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड दिखाई देगा। तो ये 6 मेंबर की क्या बन गई, एक ट्रांजिशन स्टेट बन गई। क्या बनी, ट्रांजिशन स्टेट बनी। ऑफ 6 मेंबर रिंग। ठीक, ट्रांजिशन स्टेट बन गई 6 मेंबर की। फिर रिएक्शन आगे चली होगी, जब रिएक्शन आगे चली होगी तो क्या हुआ होगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे CH2 जुड़ जाएगा, ये CH आ जाएगा और डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा, ये टॉटोमराइज कर जाएगा। और टॉटोमरिज्म में 100% टॉटोमराइज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इनोलाइजेशन हो रहा और फिनॉल बन रहा है, तो ये टॉटोमराइज होके क्या बना देगा, ये टॉटोमराइज होके OH H और CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अरे सॉरी H तो हट गया ना। ठीक, बन गया सवाल, बन गया प्रोडक्ट, आसानी से बन गया, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है, आसानी से हो रहा है काम। ठीक, समझ में भी आ रहा होगा, बहुत धीमे धीमे करा रहा हूँ। तो एक सवाल और लगवा देता हूँ तुम्हें, ये एक सवाल होमवर्क के लिए दे देता हूँ। होमवर्क है तुम्हारे लिए, इसे हमने कार्बन स्टार मार्क कर लिया, स्टार का मतलब है कार्बन 14। ठीक, इसे हीट किया तो प्रोडक्ट लिखना है। ये होमवर्क है, चिन्नी बराबर क्वेश्चन है, मेरे को पता है, बिल्कुल आसानी से लिखा सकता है। दूसरा होमवर्क जो है वो चिन्नी बराबर नहीं होता मेरा, तो एक सिंपल लिखता हूँ, एक मुश्किल लिखता हूँ। कमेंट करके बताना कि आंसर क्या बना। अगर तुमने उसका IUPAC नाम लिख दिया सही सही तो फिर तो मज़ा ही हो गया, है ना। फिर तो तुम्हें क्लेजन समझ में आ गई एक बार में। और ये कौन सी है, क्लेजन रीअरेंजमेंट है, ध्यान रखना। तो क्या हुआ, यहाँ पे लगा दिया CH3 और यहाँ पे लगा दिया CH3, इसे भी हीट किया, प्रोडक्ट लिखना है इसका भी। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है होमवर्क के लिए आज की क्लास के। ठीक, अभी तक के, अभी ख़त्म नहीं हुई क्लास। अब अगली रिएक्शन लिखते हैं, इसके लिए स्पेस यहीं भी छोड़ देते हैं, जब मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा तो यहीं कर दूंगा, चाहे इसे उठा के थोड़ा सा नीचे रख लेते हैं जिससे सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक, ये 2 क्वेश्चन करके लाने हैं, सिंपल सिंपल। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगली रिएक्शन है, फिर से एक नेम रिएक्शन हम लोग करेंगे जिसका नाम है लिबरमैन्स नाइट्रोसो टेस्ट। ठीक, लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट या लिबरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन, इसे दोनों ही कह सकते हैं हम लोग। ठीक, लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट और रिएक्शन ऐसा लिख देता है, लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट और रिएक्शन। तो हम क्या करें, फिनॉल की रिएक्शन हम कराएं NaNO2 और H2SO4 के साथ। किसके साथ कराएं, NaNO2 और H2SO4 के साथ कराएं। ठीक, NaNO2 H2SO4 के साथ जब रिएक्शन कराई जाती है तो इससे बन जाता है नाइट्रोसोफिनॉल। क्या बन जाता है, पैरा नाइट्रोसोफिनॉल। ये क्या जनरेट करता है, NaNO2 और HCl हमारा डायजोटाइजेशन के काम आ रहा था। NaNO2 और H2SO4 जो है हमारा क्या करेगा, दिस विल जनरेट NO। क्या जनरेट कर देगा, NO जनरेट कर देगा। ठीक है, दिस विल जनरेट NO, ये NO जनरेट कर देगा। ठीक, जब NO जनरेट हो गया तो क्या हुआ, जब NO जनरेट हो गया तो अब इसके अगर हम टॉटोमेरिक फॉर्म बना दें, इसकी अगर हम इसकी टॉटोमेरिक फॉर्म बना दें तो तुम बना पाओगे कि नहीं। देखो टॉटोमेरिक फॉर्म में क्या होगा, अगर मैं इसे वैसे लिख दूं,
खोल के थोड़ा लिख दूँ, बॉन्डिंग फॉर्म में लिख दूँ, जिससे तुम्हें मेरी बात समझ में थोड़ी सी ज़्यादा आएगी। ठीक, तो ये इधर आया, ये इधर आया, ये इधर आया और ये इधर आया, 1 2 3 4। मैं एरोज में नंबरिंग इसलिए कर देता हूँ जिससे तुम्हें अंडरस्टैंडिंग लेवल थोड़ा सा बढ़ जाए, थोड़ा सा मज़ा आए ज़्यादा करने में। ठीक, तो ये क्या बन गया टॉटोमेरिक फॉर्म, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पे NOH आ गया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। दिस फॉर्म इज नोन एज क्विनोइड फॉर्म, क्विनोइड फॉर्म, और इसे हम बेंजेनोइड फॉर्म कहते हैं। अब क्या है, इसका नाम भी लिख दें, ये बेंजेनोइड फॉर्म है। बेंजेनोइड फॉर्म है ऑफ व्हाट, ऑफ पैरा नाइट्रोसोफिनॉल है ये। कंपाउंड क्या है, पैरा नाइट्रोसोफिनॉल। इसकी दो फॉर्म लिखी हमने, बेंजेनोइड और क्विनोइड। बेंजेनोइड फॉर्म उस फॉर्म को कहते हैं जिसमें बेंजीन होती है, तो उसे हम बेंजेनोइड फॉर्म कहते हैं। क्विनोइड फॉर्म वो जिसमें बेंजीन का स्ट्रक्चर ब्रेक होके डबल बॉन्ड और क्विनोन जैसा बन जाता है, वो क्विनोइड फॉर्म कहलाती है। ठीक, अब होगा क्या, ये डबल बॉन्ड O था और यहाँ पे था डबल बॉन्ड N और OH। ठीक, फिनॉल का दूसरा मॉलिक्यूल एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करके, ये एरोज घूमते हुए दिख रहे हैं भाई, देख लो जरा ध्यान से, 1 2 3 4 5 6, और कमेंट करके बताना कि तुमने इतनी बड़ी मैकेनिज्म लिखी क्या। और ये ध्यान रखना कि मेंस में तो सीधे प्रोडक्ट पूछा जाएगा, तो प्रोडक्ट लिखना सीखने के लिए मैकेनिज्म लिखना आना ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। कंटेंट बिल्कुल भी कंप्रोमाइज्ड नहीं है, इसलिए थोड़ा पेन तो होगा ही समझने में। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे आ जाएगा OH, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा N, सिंगल बॉन्ड OH, एक सिंगल बॉन्ड से क्या जुड़ जाएगी, बेंजीन रिंग जुड़ेगी, और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड O। ठीक, फिर H+ का अटैक होगा। अब H+ कहाँ पे अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा, तो क्या बन जाएगा ये, बनाते रहो, देखो भाई साथ साथ बनाते रहोगे तो फ़ायदा मिलेगा। OH2+, बिना संकोच किए, बिना सोचे कि इतनी लंबी रिएक्शन है, बड़ी रिएक्शन है, बार बार बनाने में टाइम लग रहा है, मेरे को भी तो लग रहा है। अब देखो क्या होगा, ऑक्सीजन का लोन पेयर इधर आया, ये इधर आया, ये इधर आया, और इसने वाटर को निकाल दिया। वाटर जैसे ही निकला तो ऊपर से देखते अगर चलोगे तो ये डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड नाइट्रोजन लग गया, आके लग गया, और ये तो डबल बॉन्ड O पहले से ही था। ठीक, ये तो डबल बॉन्ड O पहले से ही था। अब यहाँ पे H है, इसे टॉटोमराइज करा देते हैं, तो फिर से क्या हो गया, टॉटोमरिज्म हुई इसमें। तो इसमें क्या हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड N आ गया, और ये इधर साइड टॉटोमराइज हो गया आके। ठीक, तो इससे जो डाई बनी, ये डाई बनी है, इस डाई का नाम क्या है, इंडोफिनॉल है। इसका नाम क्या है, इंडोफिनॉल नाम है इसका। ठीक, ये ब्लू कलर की डाई है, ब्लू कलर की डाई है। तो ये डाई बन गई, आसानी से बात समझ में आ जानी चाहिए, बिल्कुल बढ़िया से क्रिस्टल क्लियर बात समझ में आनी चाहिए, तभी फ़ायदा पढ़ने लिखने का, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो 2 नेम रिएक्शन हम लोगों ने करी। देख लो लेंथी बहुत होगा क्योंकि बहुत लिखना पड़ेगा, इसमें टाइम लगेगा। ठीक, मैं टाइम ले सकता हूँ, इजाज़त है आप लोगों की तो ले लूँगा, नहीं तो नहीं लूँगा। ठीक, अब अगली बात करते हैं, नेक्स्ट। अगली मतलब गंदी वाली अगली नहीं, नेक्स्ट वाली अगली। तुम लोग को अगली मतलब गंदी बात करते हैं, है ना। तो फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल एराइल ईथर। और यार यूट्यूब की एल्गोरिथम से तो बहुत कोसों दूर है। ठीक, ये बात मेरे को अच्छे से समझ में आ गई है कि मैं, मेरे से तो मतलब व्यूअर तो नहीं आएंगे ज़्यादा, मैं लाखों में तो कभी नहीं पहुंच रहा, लेकिन फिर भी अपनी मेहनत, मैंने टारगेट लिया 1000 वीडियो का, जिसमें मैं कम से कम
हर चीज़ जो मुझे लगता है कि मेरे को पढ़ा देनी चाहिए या मेरे को सिखा देनी चाहिए उतना कंटेंट मैं डाल दूंगा। तो आने वाली पीढ़ियों के लिए, तुम्हारे जूनियर्स के लिए, उनके जूनियर्स के लिए और उनके जूनियर्स के लिए केमिस्ट्री हमेशा यूनिफॉर्म रहनी चाहिए, और वो रहेगी भी। और मैं हर साल के PYQs बस अपलोड करूँगा एक बार पढ़ाने के बाद, और कुछ नहीं करूँगा, तसल्ली से बैठूँगा और देखूँगा लोगों को रिएक्शन कैसा आ रहा है। ठीक है, ठीक है, लोगों को एक गाइडेंस तो देते ही रहूँगा जब तक जीवित हूँ, बताता रहूँगा जो मेरे एक्सपीरियंस है वो शेयर करता रहूँगा तुम्हारे साथ, और तुम लोगों का जितना फ़ायदा करवा सकता हूँ उतना करवाऊँगा, जितना तुम हमसे फ़ायदा ले सकते हो ले लो भाई। तो हमें एल्काइल ईथर बनाने हैं, एल्काइल एराइल ईथर बनाने हैं। तो हम मान लो इससे बनाना, तो क्या करो, इसकी रिएक्शन NaOH से करा देते हैं। NaOH से कराएंगे तो क्या बन जाएगा, ONA बन जाएगा, और फिर इसकी रिएक्शन CH3Cl से करा दो तो क्या हो जाएगा, SN2 होगी। ये इस पर अटैक करेगा, इसे निकाल देगा, निकाल देगा, आसानी से बन गया, कोई समस्या नहीं है। या फिर रिएक्शन विद डायजोमीथेन कर सकते हैं, रिएक्शन विद डाईएजोमीथेन कर सकते हैं। डाईएजोमीथेन के लिए क्या होगा भाई, डाईएजोमीथेन के लिए क्या होगा, डाईएजोमीथेन के लिए जब रिएक्शन करोगे तो डाईएजोमीथेन का फॉर्मूला कितने लोगों को याद है, क्या होता है डाईएजोमीथेन, CH2N2 होता है। अब CH2N2 के फॉर्मूले को अगर ध्यान से देखोगे, इसके PYQs पहले से ही हो रखे हैं, तो ध्यान रखना कि वो भी करने ही हैं, है ना। तो ये इससे क्या करेगा, H ले लेगा, तो ये O- बनेगा, और क्या बन जाएगा, CH3N2+, ऑक्सीजन इस पर अटैक करेगा, N2 को लीव करा देगा। ठीक, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, यार डेस्कटॉप नोटिफिकेशन आ रहा है पता नहीं क्यों। ठीक है, चलो ठीक है, ये बन गया। तो दोनों तरीके से हम लोग एल्काइल एराइल ईथर बना सकते हैं, या तो हम SN2 करा लें या फिर हम लोग सीधे डायजोमीथेन टाइप से रिएक्शन करा लें, तो मिथाइल सब्स्टिट्यूट हो जाएगा इसकी जगह। ठीक है, इतनी बात समझ में आनी चाहिए, बिल्कुल आ गई होगी ऐसा मैं मान लेता हूँ। अब आगे रिएक्शन लिखते हैं और रिएक्शन लिखते हैं, रिएक्शन विद जिंक डस्ट। जिंक डस्ट, जिंक डस्ट से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, फिनॉल रिड्यूस हो जाएगा, फिनॉल रिड्यूस होकर क्या बना देगा, जिंक डस्ट के साथ बेंजीन बना देगा, और ZNO बन जाएगा। ZNO का कॉमन नेम अगर कोई लिख देगा तो उसे मेरी तरफ से चॉकलेट फ्री। ठीक, ठीक है, सो जाओगे फिर चॉकलेट मिलेगी। जेड डस्ट लिखी है, तुम पढ़ पा रहे हो, ये डस्ट DUST। ठीक, अगली रिएक्शन हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजनेशन, भाई मेरी राइटिंग तो बिल्कुल क्लियर समझ में आती है ना, कहीं पे अगर दिक्कत लगे तो बताना, मैं और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। OH ले लिया, इसकी रिएक्शन 3H2 से कराई इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट एट 150 डिग्री सेंटीग्रेड टू 250 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इससे साइक्लोहेक्सेनॉल बन गया। ठीक, अगली रिएक्शन देख लेते हैं। छोटी छोटी रिएक्शन से जिनकी मैकेनिज्म की ज़रूरत नहीं, उनकी मैकेनिज्म नहीं लिखेंगे, तो लिख लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ फिनोफ्थलीन, फॉर्मेशन ऑफ फिनोल्फथलीन। ठीक, फिनोफ्थलीन कैसे बनाएंगे, तो फिनोफ्थलीन के लिए थैलिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन किससे कराएंगे, फिनॉल से कराएंगे। फिनॉल की रिएक्शन किससे कराएंगे, थैलिक एनहाइड्राइड से कराएंगे। थैलिक एनहाइड्राइड क्या होता है, थैलिक एसिड का एनहाइड्राइड बना दे तो थैलिक एनहाइड्राइड। ये क्या है, थैलिक एनहाइड्राइड, पैथैलिक मत पढ़ना इसे, है ना। और इसकी रिएक्शन कराते हैं कॉन्सेंट्रेट, इन दोनों को हीट करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो इससे क्या बन जाता है, इससे बनती फिनोफ्थलीन। क्या बनती है, फिनोफ्थलीन बना देता हूँ, कैसी बनती है,
जो फिनोफ्थलीन इंडिकेटर यूज होता है अपना, वही वाली फिनोफ्थलीन है। ठीक, ये बन गई क्या हमारी फिनोफ्थलीन बन गई है। ठीक, फिनोफ्थलीन बन गई। फिनोफ्थलीन की जो पीएच रेंज है वो क्या है, पीएच रेंज क्या है 8.3 टू 10.3। 10.3 पे एक ऐसा होता है पिंक, और 8.3 पे कलरलेस। तो एसिड बेस्ड टाइट्रेशंस में ये यूज़ होता है। टाइट्रेशंस अगर नहीं आ रहे तो कोई घबराने की बात नहीं, टाइट्रेशन के क्वेश्चन ऐसे बहुत पूछे भी नहीं जाते हैं, तो टाइट्रेशन की चिंता ज़्यादा करने की ज़रूरत तो है नहीं, बिल्कुल, है ना। आसानी से धीरे धीरे करते रहो। तो ये छोटी छोटी रिएक्शन समझ में आ गई। अब हेडिंग डाल लेते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल्स। क्या डाल लेते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल्स। अगले पेज से डालते हैं यार हेडिंग, है ना। हेडिंग डाल लेते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल्स। ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल्स में क्या होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल्स में सबसे पहली रिएक्शन जो पढ़नी है वो हमें पढ़नी है एल्ब्स पर सल्फेट ऑक्सीडेशन। कौन सी पढ़नी है, ELBS, एल्ब्स पर सल्फेट। ये भी एक बार मेन से पूछी गई है, पर सल्फेट ऑक्सीडेशन। एल्ब्स पर सल्फेट ऑक्सीडेशन में क्या होगा कि फिनॉल की रिएक्शन हम किससे करा देंगे, K2Cr2O7 से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 करें K2H2O8 से कराते हैं, पोटेशियम पर डाइसल्फेट से कराते हैं इन एल्कलाइन मीडियम। इन एल्कलाइन मीडियम कराते हैं तो इससे क्विनॉल बन जाता है, प्लस रिसोर्सिनॉल बन जाता है। क्या बन जाता है, रिसोर्सिनॉल बनता है। बताना इसका नाम रिसोर्सिनॉल है या नहीं, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। ठीक, कमेंट करके बताना कि ये रिसोर्सिनॉल है या कुछ और है। अगर इसकी रिएक्शन फिनॉल की रिएक्शन, अब पर सल्फेट तो यही थी, एल्फ पर सल्फेट तो यही थी। अगली रिएक्शन है कि अगर हम फिनॉल की रिएक्शन K2Cr2O7 से करा दें इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो इससे क्विनोन बन जाता है। जैसे मैं बता रहा था क्विनॉइड स्ट्रक्चर है, उससे क्विनोन बन जाता है। क्या बन जाता है, क्विनोन। ठीक, कोई परेशानी तो नहीं, ठीक है, ये तो करा जा सकता है आसानी से। अब अगर कोई कहे कि हमें एल्ब्स पर सल्फेट नहीं यूज करनी है, तो एक होमवर्क के लिए कन्वर्जन लिख लो। होमवर्क के लिए कन्वर्जन है ये, कन्वर्ट दिस, फिनॉल को क्विनॉल में कन्वर्ट करना। यूज एज मैनी स्टेप्स एज यू वांट बट मेक इट करेक्ट। ठीक, तो ये रिएक्शन करके दिखानी पड़ेगी, ठीक है, तभी फ़ायदा है, तभी मज़ा आएगा करने में और पता लगेगा कि क्या कर रहा है। ठीक, बिल्कुल आराम से तसल्ली से धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत की बात तो है ही नहीं कहीं से कहीं तक। ठीक, अब हेडिंग डाल लेते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। हेडिंग डाल लेते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पहली रिएक्शन कौन सी होती है, हमें तीन ही रिएक्शन मेन पढ़नी है, सल्फोनेशन, ब्रोमिनेशन और नाइट्रेशन, तीन ही पढ़नी। तो पहले कर लेते हैं ब्रोमिनेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ब्रोमिनेशन को पढ़ना जरूरी है। ब्रोमिनेशन की तुमने एनसीईआरटी में भी दो रिएक्शंस पढ़ी होंगी जो अक्सर पूछी जाती हैं, क्या कि फिनॉल की रिएक्शन अगर Br2 और CH2 के साथ कराई जाती है तो इससे पैरा ब्रोमोफिनॉल बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, पैरा ब्रोमोफिनॉल। मेजर प्रोडक्ट एक बार में लिख दिया, लेकिन अगर इसी फिनॉल की रिएक्शन Br2 और वाटर से कराई जाती है जो हमने लिखी थी अभी, तो इससे क्या बन जाता है,
इससे ट्राइब्रोमोफिनॉल बनते हैं। क्या बनते हैं? ट्राइब्रोमोफिनॉल बनते हैं। इसका रीज़न अगर तुम लिख सको तो लिखो कमेंट करके, देखते हैं क्या तुम्हारा थॉट प्रोसेस है, क्या सोच रहे हो तुम। ठीक। और ट्राइब्रोमोफिनॉल की रिएक्शन अभी हम लोग सैलिसिलिक एसिड के साथ लिख चुके हैं। ट्राइब्रोमोफिनॉल की रिएक्शन सैलिसिलिक एसिड के अलावा अगर सैलिसिलिक एसिड के साथ तो हम लोगों ने लिखी थी अभी रिएक्शन कि Br2 वाटर क्या करेगा, अभी लिखी थी यार थोड़ी देर पहले, बिल्कुल याद नहीं आ रही है तो याद आया कि यहाँ पे OH लगा देगा और फिर ये फर्दर इसी में कन्वर्ट हो जाना है इसे Br2 वाटर के साथ। ये इसे कन्वर्ट तो करेगा ही करेगा। अगर हम सल्फोन मतलब फिनॉल के साथ सल्फोनिक एसिड लगा लें अगर हम, तो Br2 वाटर जो है वो इतना ऑक्सीडाइजिंग होता है स्ट्रॉन्ग, मतलब है तो माइल्ड, लेकिन क्या करेगा सल्फ SO2 को भी ऑक्सीडाइज करके रिमूव करा देगा और फिर इसकी Br2 वाटर से रिएक्शन फर्दर होके क्या बन जाएगा, फिर से ट्राइब्रोमोफिनॉल ही बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ट्राइब्रोमोफिनॉल ही फिर से बन जाएगा। भाई बहुत लिखना पड़ रहा है मेरे को और मैं बहुत लिखूंगा भी। अगला चैप्टर भी ऐसा है, एल्डिहाइड कीटोन विल बी द बिगेस्ट चैप्टर जो हम लोगों ने किया, जिसमें टाइम के लेक्चर की ड्यूरेशन भी बड़ी बड़ी होंगी और लेक्चर भी 5-6 तो लगेंगे ही लगेंगे। लेकिन एल्डिहाइड कीटोन खत्म होने के बाद आई कैन से दैट ऑर्गेनिक इज कंप्लीटेड। ठीक। और ऑर्गेनिक अगर कंप्लीट हो जाएगी, मतलब एमाइंस में एक क्लास लगाऊंगा, एमाइंस जल्दी पढ़ा दूंगा तेजी से। एमाइन की रिएक्शन सारी हम लोग कवर कर लेंगे एल्डिहाइड कीटोन की नेम रिएक्शंस के लिए। नेम रिएक्शन की सीरीज थोड़ी सी लंबी चलेगी, तब तक हम लोग इधर केमिकल आयनिक इक्विलिब्रियम भी खत्म कर रहे होंगे। तो फिर उसके बाद हफ्ते में 2-3 वीडियो लगातार 3 या 4 वीडियो ऑर्गेनिक के ही आने लगेंगे, तो फिर आसानी से हो जाएगा काम। ठीक। ऑर्गेनिक टाइम लेती है थोड़ा सा ना। तो अब क्या कर रहे हैं, तो इसमें अगर हम फिनॉल की रिएक्शन नाइट्रेशन कराएं, नाइट्रेशन किससे कराते हैं? HNO3 और H2SO4 से कराते हैं नाइट्रेशन। तो क्या बन जाता है? ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल बनेंगे। कौन मेजर बनेगा? कमेंट करके बता सकते हो कौन मेजर बनेगा ऑर्थो और पैरा में से? ऑर्थो मेजर होगा ड्यू टू H बॉन्डिंग, ड्यू टू H बॉन्डिंग ये मेजर होगा। और अगर इसका हमें सल्फोनेशन कराना पड़े, तो सल्फोनेशन कैसे कराएंगे? अच्छा, अगर हम इसकी रिएक्शन और कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ले लें, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लें, थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा के लें। ठीक। तो इससे क्या बनेगा? इससे ट्राई नाइट्रोफिनॉल बन जाएगा, यानी कि पिक्रिक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पिक्रिक एसिड बन जाएगा। ठीक। ठीक है। अब इसी सीक्वेंस में जो हमें रिएक्शन एक और पढ़नी होगी वो हम लोग अगली क्लास में ही करेंगे। 1-2 रिएक्शंस और बढ़िया बढ़िया बची है करने के लिए, अभी इन्हें नहीं छेड़ते, क्योंकि जब मैंने अगली रिएक्शन का मैं नाम डाल देता हूँ जो आएगी कमिंग सून, RTR राइमर डायमंड। ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग। और नेक्स्ट क्लास बहुत ज़रूरी है क्योंकि RTR बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और JEE मेंस और एडवांस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लोग अगली क्लास में ही RTR करेंगे। अभी के लिए यहाँ पे रुक जाते हैं क्योंकि RTR करने का मतलब है लगभग आधा घंटा। तो फिनॉल्स मैंने जैसे कहा था कि 2 क्लास लग सकती हैं क्योंकि लंबी होगी क्लास, 50 मिनट ऑलमोस्ट हम लोग कर लिए क्लास। इससे ज़्यादा लंबी मैं क्लास करता नहीं हूँ। मेरे को पता है कि तुम्हारा जो अटेंशन स्पैम है वो इतना ही है यूट्यूब पे, ये मैं जानता हूँ। ठीक है। तो इसे इतना कर लो। अगली क्लास जब आएगी सैटरडे को, तो या उससे पहले 2 क्लास आ जाएंगी तो बस फिनॉल में पहले ही ख़त्म कर दूंगा, चलो सैटरडे से पहले ही। ठीक है। या फिनॉल और क्या कहते हैं अपना जो ये होता है, क्या होता है यार, ईथर, ये एक साथ ख़त्म कर देंगे। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ईथर तो बहुत छोटा ही सा होता है, ईथर में तो ज़्यादा बवाल है नहीं करने के लिए। ठीक। तो फिनॉल और ईथर एक साथ ख़त्म हो जाएगा। फिर एक क्लास करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स की। ठीक है। तो नेक्स्ट संडे तक हम लोग एल्डिहाइड कीटोन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके होंगे। ठीक। चलो अभी हम लोग ब्रेक लेते हैं, यहीं पे रुकते हैं, यहीं पे अगली क्लास में फिर मिलेंगे। लेकिन भाई लोगों प्लीज़ लोगों को भेजो वीडियोस, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जिससे कि ग्रोथ हो चैनल की भी और थोड़ी सी रीच बढ़ेगी तो खुशी मिलती है। ये तो सब जानते हैं, डोपामाइन रिलीज़ होता है, कोई तारीफ़ कर देता है। चलो मिलते हैं हम लोग
तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखना और 90 डेज़ वाला प्लानर फॉलो करते रहना है, ठीक है। चलो बाय बाय।